कि आज सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सरदार परमवीर जी, हमारे भाई और आज के मेजबान भी और मेहरबान भी है, ठीक कहा। आज के हमारे मेजबान और हमारे जो संघर्ष के साथी हमारे भाई, पूर्व जिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हमारे भाई सरदार रणधीर जी, हमारे गीला खेड़ा जी, हमारे बीच में हमारे सरदार जरनैल सिंह जी, भाई हमारे राम कुमार सैनी जी, दिलशेर जी, हमारे अनिल जी, सभी साथी, आज का जो आपने समय निकाला, मुख्य जो बात है वो आज कांग्रेस पार्टी हम पूरे फरवरी और पूरा मार्च एक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने का हमने फैसला किया है। आज उस विषय में हम अपने कार्यकर्ताओं से आज मिले और मिल रहे हैं, हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे। आज सिरसा में बड़ा प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो का, जिसमें यहाँ से मैं जाऊंगा और उसकी तैयारियां हमारी चल रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का उद्देश्य, जो कांग्रेस पार्टी का अभियान है ये फरवरी मार्च में, इसका उद्देश्य बीजेपी सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में लेके जाना है, क्योंकि ये जो प्रदेश सरकार बीजेपी की और जेजेपी पार्टी की, ये सरकार आप जानते हैं पूरी तरह विफल साबित हुई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 है। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। आज भ्रष्टाचार ये आपस में महकमे बांट के, बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों ने आपस में महकमे बांट के कौन सा महकमा किस खोपर के पास जाएगा और कौन कितना जिम्मेगा, इस रूप में सरकार का भ्रष्टाचार से की नींव पे सरकार का गठन हुआ, आप जानते हैं। और आज हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। बेरोजगारी, महंगाई ने आज हर आदमी को परेशान किया। एक सरकार की नीतियों का परिणाम है धरातल पे 9 साल की सरकार के बाद। और हर वर्ग अपने हकों के लिए, अपने हितों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आने पे मजबूर होना पड़ा, जिसमें रिसेंट एग्जाम्पल आपके सरपंच भी हैं। सरपंच भी सड़कों पे अपने धरने लगा रहे हैं, कभी स्कूल के बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, किसान से लेकर जवान तक, नौजवान तक, खिलाड़ियों से लेकर कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार के खिलाफ धरने पे जिसको नहीं आना पड़ा हो अपने हकों के लिए। ऐसी असंवेदनशील सरकार ये साबित हुई। ये हमारा मुद्दा है कि भाई इनकी विफलताएं बताएंगे लोगों को, और लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं, तो हम लोगों के सामने। देश में सरपंचों का मामला चला हुआ है, तो सरकार की ओर से सरपंचों का कहना है कि उन्हें काम करने से पहले चोर या गबन करने वाले इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कितनी गलत बात है। ये कोई शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र बबली, जो इन्होंने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है, जो मंत्री हैं, क्या इन सरपंचों को जिन्होंने वोट दिए, न्याय में तो न्यायपालिका में तो कोई जो है तो अपना उसमें उसका तकाजा है क्या कि आप जिसने वोट दिया आप उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो? देखो, अगर कोई सरपंच, मैं 100% सरपंचों को कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर कोई सरपंच अगर गलत रास्ते चलता है तो उसका जवाबदेही जनता तय करती है। अगले चुनाव में जनता उनको मौका नहीं देती। यही है विधायकों का है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई विधायक, कोई मंत्री, वो शीशे की तरह आगे सामने आ जाएगा। लोग उनको हराने का काम करते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। तो ये बबली सारे सरपंचों सभी को एक नजर से क्यों ये देख रहे हैं, ये बड़ा मैं समझता हूं कि गलत है, ये गलत बयान है। इसमें बहुत प्रदेश में बहुत से सरपंच पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और लोग उनको बार बार मौका भी देते हैं अपने गांव के अंदर। और यदि अगर कोई गलत रास्ते चलता है तो लोग उसको सजा देते हैं। ये प्रजातंत्र में ये लोगों के पास अधिकार है। मगर यहाँ तो चुनाव, अगर आपको इनको अधिकार देने ही नहीं थे, केवल 2 लाख तक की पावर देनी थी, तो चुनाव क्यों कराए? आपने चुनाव कराए, जनता के साथ धोखा। जनता ने सरपंचों को चुना है, जनता ने इनको वोट दिए। वो एक एक वोट जो इन सरपंचों को पड़ी है, उस एक एक वोट के साथ धोखा है। तो आप जनता को भी ये कह रहे हो, यानी कि ये जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें जनता पे उंगली उठा रहे हो। पक्ष में है या विपक्ष में? हम सरपंचों की 2 लाख की जो पावर है, इसके विरोध में जो सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन के पूरे साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। सर एक मैं सारी बात आप प्लीज, या तो हमें बोलने का अवसर आप देंगे तो उस बात का मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो अपना सरपंचों की जो मांग है वो पूरी तरह जायज है। सरपंचों को हमारी सरकार में
जो है उनकी पावर, उनकी विकास कराने की पावर्स थी 20 लाख तक की थी उस समय। आज उसकी कॉस्ट ऑफ वो देखेंगे तो कितना उसमें गुना में इजाफा होगा। बाकी प्रदेशों में, राजस्थान जैसी स्टेट के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को हरियाणा से कहीं ज्यादा अधिक अधिकार हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो अधिकारों में वृद्धि हो, क्योंकि जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था, कहीं ना कहीं पंचायती राज का गठन राजीव जी की सोच से जो हुआ था उसको मजबूती मिली थी। वो सारा सा ये है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, ये उस सिद्धांत पे चोट मारने का काम किया गया है। हम जो है जो सरपंचों को अधिकार बढ़ाए जाए, इस पक्ष में है। सरपंचों की मांगों के पक्ष में है। इवन राइट टू रिकॉल जो पंचायतों को पावर दी जाए, दी जाए। और राइट टू रिकॉल भी जो किया की बात आ रही है, वो विधायक और सांसदों पे क्यों नहीं लागू है, वो भी एक प्रश्न है। वो केवल सरपंचों पे क्यों लागू है? बहुत से ऐसे विधायक हैं जो आप करा के देखो। आप ये राइट टू रिकॉल लागू हो, कई जगह आप करा के देखो इलेक्शन, आपको नतीजा पता चल जाएगा। अगर बजट की बात करें, इस बजट में गरीब आदमी को 1,80,000 के अंदर रखा है। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति 1,80,000 की इनकम से अपना घर चला सकता है? क्या गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं? बिल्कुल है। गरीबों, इस सरकार में तो गरीबों के साथ कई खिलवाड़ हो रहे हैं, जिसमें ये इनकम लिमिट वाली आपने जो बात की। दूसरी बात, ये इसको जो असेसमेंट की गई है जिस तरीके से, और उसके हिसाब से इतने कार्ड काट दिए गए हैं, वो गरीबों के साथ एक खिलवाड़ है। तीसरी बात, ये जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी के माध्यम से जो राशन कार्ड कट रहे हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापा पेंशन इतनी कट गई, वो गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ है। चौथी बात, जो राशन डिपो पे भी जो पहले हमारे समय तेल आता था, चीनी आती थी, आज सरकार ने काट दी गई है, वो इस गरीब आदमी, गरीब विरोधी सरकार है। 100 गज की हमारी प्लॉट की स्कीम थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी। मकान आता था, इंदिरा आवास योजना हमारे समय में 91,000 की किस्त आती थी, इंदिरा आवास योजना, वो स्कीम बंद कर दी इन्होंने। ये पूर्णतः गरीब विरोधी सरकार है। सारी गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी। हम प्रदेश के हर परिवार को, गरीब परिवार को आश्वासन दिलाते हैं, सभी के जिनके गलत कार्ड कटे हैं, सारे कार्डों को दोबारा से बनाया जाएगा। जो कांग्रेस का भी अधिवेशन होना है, अखिल भारतीय अधिवेशन होना है, डेलीगेट की लिस्ट आ चुकी है, हरियाणा से आपका भी नाम है, तो क्या क्या विषय रहेंगे, क्या क्या बातें उठाने वाले हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए सम्मेलन से? क्या पांच इसमें, इस अधिवेशन में 5 कमेटीज हैं हमारी, अलग अलग कमेटीज के अलग अलग चेयरमैन हैं। वो भी वही पॉलिटिकल कमेटी अलग है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी अलग है, एग्रीकल्चर एंड वर्कर फार्मर एंड वर्कर कमेटी अलग है, जिसके चेयरमैन हुड्डा साहब हैं। हमें बड़ा धन्यवाद करते हैं आईसीसी का कि 5 कमेटियां बनी, उनमें से एक के चेयरमैन हुड्डा साहब को भी बनाने का काम कांग्रेस आला कमान ने किया। हम धन्यवाद उनका करते हैं। एक एक्सटर्नल अफेयर कमेटी भी है, एक कांग्रेस के जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी भी है, जो कांग्रेस के अंदर का, कुल मिला के 5 कमेटियां हैं। और ये जो 5 कमेटियां जो हैं, और इनमें जो सारे विषय आएंगे, उन पे जो कमेटीज रखेंगी अधिवेशन के सामने, उन पे डिस्कशंस होंगे वहाँ पे, और फिर रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे। ये हमारी एआईसीसी का हमेशा जब सेशन होता है, प्लेनरी सेशन, उसका यही फॉर्मेट रहता है। एआईसीसी के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ये प्लेनरी सेशन हमारे संविधान में है कि प्लेनरी सेशन बुलाया जाता है। तो प्लेनरी सेशन बुलाया, अब छत्तीसगढ़ में बुलाया गया है, रायपुर में। हम लोग जाएंगे, 23 या 24 को पहुंचेंगे वहाँ, और इन कमेटियों की पहले अंदरूनी चर्चा होगी, फिर चर्चा का जो नोट होगा वो एआईसी सेशन में सामने रखेंगे। उस पर जो भी किसी डेलीगेट को बोलना होगा वो बोल सकता है, और फिर बोलने के बाद फाइनल रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करेंगे और देश के सामने आएंगे। हरियाणा को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, तो क्या लगता है हरियाणा की काफी बातें वहाँ पे उठेंगी जिससे मजबूती मिलेगी? हरियाणा का अच्छा प्रतिनिधित्व है, और हरियाणा की आवाज हमेशा बुलंद है। और किसानों को लेकर, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसानों को लेकर आपने उदयपुर डिक्लेरेशन में भी जो बातें आई थी, एमएसपी की गारंटी, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐड कराने की बात आई थी। भूमि अधिग्रहण कानून जो सरकार ने निरस्त कर दिया, उसको लाने की बात आई थी। बहुत सी बातें, तो वो बातें जो हम लेके आए थे उदयपुर डिक्लेरेशन में, वो प्लेनरी सेशन के माध्यम से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमें विश्वास है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व की जो कमेटी बनी है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उनको अंकित कराने का काम करेगी। सर, टोहाना में आप कई बार आते रहे हैं, अब ये 3 नेताओं का शहर है, जो 3 नेता सरकार में है, तो कितना बदला आपको? आप खुद बताओ,
आप मैं ये कहूंगा कि मैं टोहाना में आता रहा हूँ, आपकी सही बात है, मैं 20 साल हो गए जब से सक्रिय, मगर इन 20 साल में उकलाना से टोहाना की सड़क, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बुरी परिस्थिति में मैंने तो देखी नहीं। आप कह रहे हो पता शहर में बदलाव तो बाद में देखेंगे, शहर तक पहुंचने में ही रबड़ की सड़क जो है, रबड़ की मैं सड़क है, रबड़ की। देखिए मैं अपने जो है जब मैं कॉलेज जीवन से वापस आया सार्वजनिक जीवन में, तो 20 साल से टोहाना आना जाना है, आप लोगों से भी मुलाकात, मगर ऐसी सड़क, यानी कि ये इस सरकार ने प्रदेश का कितना पटरी, विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। ये अगर देखना है किसी को तो उकलाना से टोहाना की सड़क को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ये तो वो स्थिति है जब यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष थे, यहाँ के मंत्री अभी फिलहाल मंत्री हैं, दो मंत्रियों के दो मंत्रियों के गृह क्षेत्र है, और जेजेपी के भी एक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। और फिर भी तो आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी प्रदेश का क्या हाल है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, राहुल जी भी जब गए यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में, हर जगह सारी सड़कें टूटी मिली, मेवात से लेकर और करनाल से होते अम्बाला तक, और जो है केवल और केवल हरियाणा में टोल की जो सड़क है वो तो ठीक है, आपको बाकी सारी सड़क टूट गई। और ये तो मतलब किसके पास ये महकमा है और क्या ये सरकार है कर रही है, ये तो मैं जवाबदेही देखने वाली है, रेलवे ओवरब्रिज से उतरते ही देखने वाली है, देखने वाली है। वो देखने वाली है। हमें यहाँ 12 बजे का टाइम था, ये हमें 1 घंटा लेट आए, हम टाइम सुबह हिसार से टाइम पे निकले। सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म दिखाई दे रहा है। अभी अब मैं देखो, मैं अभी यहाँ से आ रहा था, स्थिति ऐसी होगी हरियाणा में कि कहीं से आप निकल नहीं सकते बिना 3-4 धरनों पे जाए। हिसार से निकलते ही एयरपोर्ट के बाहर तलमंडी गांव में धरने पे बैठे वहां पे ग्रामवासी, क्योंकि उनकी सड़क खोद दी सरकार ने और 22 किलोमीटर दूर से हिसार की कनेक्शन की सड़क दे रहे हैं, और जबकि रास्ता अवेलेबल है, और भूमाफिया के तहत एक नया रास्ता भी निकलवा दिया, जिस रास्ते पे वो कह रहे हैं कि चारों तरफ कई 100 एकड़ जमीन की खरीद ली गई है, और 35 एकड़ जमीन तो एक व्यक्ति का भी नाम उन्होंने लिया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं मांग करता हूं, ये हिसार एयरपोर्ट घोटाले में कौन खोपर बैठा है हरियाणा की सरकार में जो जमीनें खरीद रहा है वहां, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्योंकि तो ये भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे भाई भ्रष्टाचार में ये स्थिति है, इतने धरने लग गए भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस सरकार ने तो हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, गवर्नेंस को। कोई सोच नहीं है, कोई दूरदर्शिता से, कोई सोच के साथ, कहीं कोई एटॉमिक पावर प्लांट लगे, कहीं थर्मल पावर प्लांट लगे, कहीं यूनिवर्सिटी बने, मगर कोई ऐसा सोच इस सरकार ने दिखाई नहीं। 9 साल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, इसीलिए आज हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, और हर वर्ग सड़क पे आ चुका है, हर वर्ग सड़क पे आ चुका है। आज बयान आया चौटाला साहब का कि हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से देखिए, चौटाला साहब, जो अफवाहें आ रही है कि कल बरिंदर साहब भी आपके पास आ रहे हैं, क्या ये सत्य है या अफवाहें हैं? अंकल देखो, चौटाला साहब हमारे बुजुर्ग हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन कांग्रेस 90 के 90 हलकों में मजबूत है, कांग्रेस सक्षम है। आज के दिन प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पक्ष में हवा चल रही है, बदलाव लोग देखना चाहते हैं, हरियाणा को खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं, कांग्रेस 90 के 90 जो है विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस स्वयं सक्षम है। बाकी चौटाला साहब हमारे, बाकी हम तो कहते हैं बहुत मजबूत है आपका संगठन, देखो ब्लॉक से लेकर ये तो वो मैं बताता हूँ मजबूत कहाँ है, मजबूत कहाँ बताता हूँ। मजबूत है नहीं, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। जो ये तो अपना से डेवलप नहीं कर पाए। नहीं, ठीक नहीं, आप मेरी एक बात सुनो, आप मेरा एक बात तो सुनो पूरी। भाई बीजेपी का 75 पार का नारा था, मीडिया कहती थी जी संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की बीजेपी के केवल 3900 वोटों का फर्क रह गया। प्रदेश में 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती, बीजेपी का 75 पार का नारे की हवा निकल गई, मेजोरिटी कांग्रेस की 31 सीट आई, 3900 वोट ज्यादा आती। तो हमारे ये तो जब संगठन सो कॉल्ड नहीं है, और अब तो संगठन हम तेजी से बना रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या हमारी मजबूती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने कहा कि लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता उनमें गुटबाजी नजर आती है, और उससे कार्यकर्ता को समझ में नहीं आती कि वो कहाँ जाए, ऐसे कांग्रेस को नुकसान आप मानते हैं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। ऐसा देखने को मिला है, शैलजा जी ने जयप्रकाश लाली जी को तुम्हारा हल्के में भेजा है, वो जगह जगह जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है?
हो रहा है ये शैलजा जी का ये अपना व्यू देखिए है। देखिए ऐसा है कि कोई कह रहा है ना, ये लाली बोल रहा है। हाँ जी, नहीं, लाली ऐसा कोई देखो इसमें हर व्यक्ति आए कांग्रेस को मजबूत करे, हमें इसमें कोई वो थोड़ी है। हर व्यक्ति है इसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो है ये बयान देते नजर आ रहे हैं। एक ना मेन लेना, हाथ से हाथ जोड़ों पे मेन लेना कि भाई बीजेपी की विफलता है।